This conference will now be recorded. जी जनाब, ये क्वेश्चन 2014 में आया हुआ है, 13 मार्क्स का, स्प्रिंग 2014। और क्वेश्चन देखते हैं। और ये क्वेश्चन बाकी तमाम सवालों से डिफरेंट है, क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर आपको ट्रायल बैलेंस गिवन है। मतलब ट्रायल बैलेंस का मतलब ये है कि आपको बैलेंस शीट नहीं गिवन। तो एक बात याद रखें, ट्रायल बैलेंस के अंदर जो आपको कैपिटल गिवन होता है उसके अंदर प्रॉफिट वगैरह ऐड नहीं हुआ होता, क्योंकि ट्रायल बैलेंस के अंदर सारी इंफॉर्मेशन अलग से बताई होती है। हमने खुद प्रॉफिट फाइंड करना होता है। सिंपल एक स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम बनानी पड़ती है हमें, जिसे हम कह सकते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो जब भी आपको ट्रायल बैलेंस गिवन हो, दो कॉन्सेप्ट नए हैं इसके अंदर, इसलिए इनको ध्यान से सीखना है। एक, क्वेश्चन के अंदर आपको ट्रायल बैलेंस गिवन है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ये फर्स्ट ईयर का कैश फ्लो है। मतलब ओपनिंग बैलेंस सबके जीरो हैं। लास्ट ईयर हमारा बिजनेस ही नहीं था, तो इसी साल बिजनेस स्टार्ट हुआ है। तो इसमें लिखा हुआ है गैलेक्सी ब्रदर कमेंस देयर बिजनेस ऑन जनवरी 1, 2013 विद कैश ₹50 मिलियन। ये हमारा सीधा सीधा इनफ्लो है। बिल्डिंग 25 मिलियन, ये कैपिटल तो है लेकिन कैश इनफ्लो नहीं है। एंड अ मोटर व्हीकल कॉस्टिंग 1.4 मिलियन। फॉलोइंग इज द समराइज्ड ट्रायल बैलेंस। तो मेरे भाई एक बात याद रखें कि अगर आपको ट्रायल बैलेंस गिवन हो तो हमने फिर कौन सी चीज़ें याद रखनी है। फर्स्ट ईयर का जब ट्रायल बैलेंस हो या फर्स्ट ईयर की इंफॉर्मेशन हो, तो ओपनिंग तमाम जीरो होगी। हर चीज़ हमारी क्या कहलाएगी, इंक्रीज। क्योंकि डिक्रीज तो है ही कुछ नहीं ना। पिछले साल बिजनेस था ही नहीं, तो जो कुछ भी है वो इंक्रीज है, चाहे कैपिटल है, चाहे कोई भी चीज है। ठीक होगी बात। तो चले जनाब, बिस्मिल्लाह करते हैं, गैलेक्सी ब्रदर्स की कैश फ्लो बनाते हैं। और स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2013। जी जनाब, रुपीज इन मिलियन है। सबसे पहले ऑपरेटिंग एक्टिविटी करते हैं। और ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर हमारे पास आता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स या प्रॉफिट फॉर द ईयर। प्रॉफिट बिफोर टैक्स या प्रॉफिट फॉर द ईयर, वर्किंग नंबर 1। इस क्वेश्चन के अंदर क्योंकि ट्रायल बैलेंस गिवन है, और ट्रायल बैलेंस अगर गिवन होगा तो हम एक छोटी सी इनकम स्टेटमेंट बना देंगे, जिसे हम कहते हैं स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। क्वेश्चन के अंदर हमें सेल्स गिवन है, जी जनाब।
सेल्स हैं 136 मिलियन। एक स्टूडेंट का मैसेज मिला है कि मेथड ना बताया जाए तो किस मेथड से करें। फिर आपको जो ज्यादा इजी लग रहा है उसी मेथड से कर दें और ज्यादा इनडायरेक्ट मेथड को प्रेफर किया करें। लेस कॉस्ट ऑफ सेल है 83.5। ये आप सबको बनाना आना चाहिए। कॉस्ट ऑफ सेल एक छोटी सी इनकम स्टेटमेंट बना लें 83.5। तो हमारे पास आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट। $136 मिलियन में से माइनस करें 83.5 मिलियन, तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ रहा है? कोई माइनस करके बता दे। 52.5। फिर लेस अदर एक्सपेंसेस, अदर एक्सपेंसेस के अंदर क्वेश्चन में एक्सपेंसेस गिवन है मेरे भाई ऑपरेटिंग एंड सेलिंग एक्सपेंस, और 6.25 उसके अंदर इंक्लूडेड है। मेरे पास ये वैल्यू मिसिंग नीचे लिखी हुई है। ये एक्चुअल में ये जो 37.3 मिलियन है ना, ये एक्सपेंसेस है। ठीक है, ये आपको आपके सामने 37.3 मिलियन जो लिखा हुआ है, ये डेबिट साइड पर लिखा हुआ है ना, तो ये ऊपर आना था, ये एक्सपेंसेस में लिखा हुआ है 37.3। ऐड अदर इनकम, बल्कि क्योंकि हमें इंटरेस्ट भी माइनस करना है इसमें से। इंटरेस्ट एक्सपेंस या अदर इनकम करके तो फिर इंटरेस्ट कर देते हैं। ऐड कर दें अदर इनकम, अदर इनकम आ रही है मेरे भाई 0.5 मिलियन, जो अदर इनकम के सामने लिखा हुआ है, क्योंकि 37.3 ऊपर वाली वैल्यू थी। ये हमारे पास आ जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। 0.5 ऐड होगा तो आपने ऐड होगा, बिल्कुल ऐड होगा बेटर। इसको जरा 37.3 को माइनस करें और 0.5 को ऐड करें तो मुझे मैसेज मिला 15.7 का। 15.5 है, 15.7 है। फिर हम लेस कर देंगे इंटर फाइनेंस चार्ज। फाइनेंस चार्ज क्वेश्चन के अंदर गिवन है 2.5 मिलियन के। तो ये हमारे पास आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 13.2 मिलियन। तो जनाब क्वेश्चन के अंदर जब भी आपको ट्रायल बैलेंस गिवन होना, तो आपने एक छोटी सी इनकम स्टेटमेंट बना लेनी है, थोड़ा ख्याल करके। हो सकता है इसके अंदर कुछ एडजस्टमेंट भी बता दी जाए, जिस तरह आपने इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग का फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट पढ़ा, वो एडजस्टमेंट भी फिर कंसीडर करेंगे और अपना नेट प्रॉफिट फाइंड कर लेंगे। तो हमारी वर्किंग नंबर 1 कंप्लीट होगी। 13.2 मिलियन प्रॉफिट आ गया। ऐसा भी एसोसीआई पॉसिबल में प्रॉफिट जी, आफ्टर टैक्स नहीं एसओसीआई में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लिखते हैं, लेकिन हमें सवाल के अंदर प्रॉफिट बिफोर टैक्स चाहिए। ओके सर।
हमें जो चाहिए हमने तो वही लिखना है ना। अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आपने फाइंड करना है, आपको चाहिए, तो टैक्स मजीद माइनस कर दे। ठीक है, यहां पर आप माइनस कर सकते हो टैक्स। ठीक है, यहां पर टैक्स की अमाउंट कितनी है? टैक्सेशन एक्सपेंसेस है 6 मिलियन, तो यहां पर आप 6 मिलियन भी माइनस कर सकते हो। 7.2 मिलियन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, लेकिन हमें यहां पर चाहिए प्रॉफिट बिफोर टैक्स। कैश फ्लो स्टेटमेंट के लिए हमें कौन सा प्रॉफिट चाहिए होता है? प्रॉफिट बिफोर टैक्स। एडजस्टमेंट पे आ जाओ, जो नॉन कैश आइटम है, जी अब हमें डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर क्वेश्चन के अंदर गिवन है। लो मेरे भाई, डेप्रिसिएशन कॉस्ट ऑफ सेल के अंदर 9 मिलियन शामिल है और ऑपरेटिंग एंड सेलिंग एक्सपेंस के अंदर 6.25 मिलियन शामिल है। कॉस्ट ऑफ सेल के अंदर 9 और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के अंदर 6.2, तो 9 प्लस 6.25 15.25। सर 9 किधर है? 9 ऊपर कॉस्ट ऑफ सेल में देखो जरा, कॉस्ट ऑफ सेल की रो में। यस सर। चलें जी, फिर आ एडिशनल जाओ। इंफॉर्मेशन, सर इसने एडिशनल इंफॉर्मेशन में भी लिखा हुआ है डेप्रिसिएशन चार्ज ऑफ 0.25 मिलियन। वो मेरे भाई उसने बताया हुआ है, जो एसेट बेचा है ना, उसके ऊपर जो डेप्रिसिएशन चार्ज हुई है वो बताई हुई है। जो ओके एसेट फॉर द ईयर के अंदर तो वो ट्रायल बैलेंस के अंदर कवर हो गई। जी जनाब, उसके बाद सवाल के अंदर आ गया, कहता है मिसलीनियस इनकम के अंदर लॉस 0.35 मिलियन की एडजस्टमेंट है। मिसलीनियस इनकम के अंदर वो कहता है जो हमें इंश्योरेंस से पैसे मिले हैं ना, उसमें से लॉस माइनस करके लिखा हुआ है। तो इसका मतलब है हमें लॉस ऑन डिस्पोजल चाहिए, वो उसने दे दिया। लॉस ऑन डिस्पोजल 0.35। फिर फाइनेंस चार्जेस हैं, या उसको आप कह सकते हो इंटरेस्ट, एक ही बात है। फाइनेंस चार्जेस 2.5 मिलियन के गिवन थे। इसके बाद क्वेश्चन के अंदर बैड डेट्स की इंफॉर्मेशन भी है, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स की, लेकिन हम तो नेट डेटर्स लेते हैं, इसलिए इसको देखने की जरूरत नहीं है। तो अब आ जाए, फिर लिखें प्रॉफिट बिफोर चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस 31.3, यही है। उसके बाद वर्किंग कैपिटल चेंजेस में जरा ख्याल करना है कि इसमें ओपनिंग 0 है। क्यों? सवाल के अंदर क्लियर लिखा हुआ है कि उसने बिजनेस इसी साल शुरू किया है। तो जितनी चेंजेस आ रही हैं, सारी की सारी चेंजेस इंक्रीज हैं। अब जरा आ जाएं, सबसे पहले बैंक ओवरड्राफ्ट भी अकाउंट रिसीवेबल और आगे प्रोविजन फॉर डेट है, तो 18 में से 0.9 नेट करो, तो जितना डिफरेंस है वो इंक्रीज इन डेटर है। इंक्रीज डेटर नेट डेटर्स
जी जनाब, कितना इंक्रीज नेट डेटर्स में आ रहा है? 18 माइनस 0.9, 17.1, और ये इंक्रीज है क्योंकि इसके अंदर डिक्रीज तो कोई चीज है ही नहीं, क्योंकि ओपनिंग 0 है तो हर चीज इंक्रीज है। उसके बाद इन्वेंट्री पे आ जाओ, क्लोजिंग इन्वेंट्री 10 लिखा हुआ है, इंक्रीज स्टॉक 10, फिर स्टॉक के बाद अकाउंट पेएबल है, इंक्रीज अकाउंट पेएबल 14, ये इंक्रीज है तो ये प्लस होगा। जी जनाब, इसके अलावा खत्म हो गया काम, प्रॉफिट आफ्टर चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। प्रॉफिट आफ्टर चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल, आपने पेपर में वीसी नहीं लिखना, पूरा लिखना है। कितना कह रहे थे? 18.2। उसके बाद आ जाएगा जनाब इंटरेस्ट पेड, वर्किंग नंबर 2, टैक्स पेड, वर्किंग नंबर 3। जी जनाब, वर्किंग नंबर 2 कर लेते हैं। ब्रॉड ऑन तो होगा नहीं, कैरिड ऑन क्या हुआ? इंटरेस्ट पेएबल के नाम से 1.2 और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखा हुआ है 2.5, मतलब 2.5 का टोटल इंटरेस्ट था, जिसमें से 1.2 स्टिल पेएबल है, तो बाकी का पे किया है। जी जनाब, तो मुझे बता दें कि आपने इंटरेस्ट पे कितना किया? 1.3 मिलियन, सेम एज इट इज। टैक्स पेएबल निकाल लेते हैं कि टैक्स कितना पे किया है। ब्रॉड ऑन कितना है? ब्रॉड ऑन तो 0 है। कैरिड ऑन कितना है टैक्स पेएबल का? प्रोविजन फॉर टैक्स नेट ऑफ पेमेंट 1 मिलियन, ब्रॉड ऑन है ही नहीं, और उसने खुद कह दिया कि ये नेट है पेमेंट का, तो कैरिड ऑन है 1 मिलियन। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कितना है टैक्स? 6 मिलियन। क्लोज कर देंगे तो हमारे पास कैश आ जाएगा 5 मिलियन। लो जनाब, आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी पूरी। 11.9, नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी कितना आ गया? 11.9। 9। डन होगी। ए लिखने की जरूरत नहीं है, लिख लो तो अच्छी बात है। अब फिर एंड पे आप ए प्लस बी प्लस सी लिख लेना। उसके बाद है मेरे भाई इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ये थोड़ी सी इंटरेस्टिंग है, जरा ध्यान से देखिएगा। परचेज ऑफ, देखिए एक एसेट सेल किया है ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है, और एंड पे उसने लिखा हुआ है
वो भी सेटलमेंट ऑफ द इंश्योरेंस क्लेम है परटेन टू एन एक्सीडेंट ऑफ द न्यू कार कॉस्टिंग 1.8 मिलियन। उसकी कॉस्ट थी 1.8 मिलियन हैविंग, और 0.255 का डेप्रिशिएट हो गया था। बाकी उसकी बुक वैल्यू बच जाएगी और उसके ऊपर उसने लॉस भी हमें बता दिया। ठीक हो गया जनाब। तो आ जाओ फिर परचेज ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का एक छोटा सा लेजर बनाते हैं। वर्किंग नंबर 4 पीपीई। ब्रॉड ऑन तो होगा नहीं। कैरिड ऑन क्वेश्चन के अंदर गिवन है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का 128.25। अब इसके अंदर अगर आप गौर फरमाओ, स्टार्ट वाली इंफॉर्मेशन में 25 मिलियन की बिल्डिंग और 1.4 मिलियन का व्हीकल ये ऑनर लेकर आया था, तो वो तो कैपिटल के नाम से आएगा। सर जी डेबिट साइड पे नहीं है 128.25? डेबिट साइड पर क्यों आएगा? कैरिड और डेबिट साइड पर आता है एसेट्स का। सर उसने डेबिट लिखा हुआ है। नहीं, वो तो ट्रायल बैलेंस में गिवन है ना। ट्रायल बैलेंस बनाकर उसने दिया हुआ है, ये बैलेंस शीट नहीं बताई हुई। तो ट्रायल बैलेंस गिवन होता है तो ट्रायल बैलेंस में एसेट ओपनिंग ट्रायल बैलेंस होगा, तो और ये क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस है, इसका कैरी डाउन गिवन है, और कैरी डाउन एसेट्स का क्रेडिट साइड पर आता है ये यस सर, डेबिट वो तो बैलेंस आता क्रेडिट साइड पर है। जहाँ जो लिखा हुआ डेबिट वो असल में क्रेडिट साइड पे है। जो लिखा हुआ है ना कैरी डाउन, जिस साइड पर लिखा होता है ना, वो एक्चुअल में वो उस साइड का बैलेंस नहीं होता चाहिए। जो 1.28 लिखा हुआ है ना, ये क्रेडिट साइड पर कैरी डाउन, ये एक्चुअल में डेबिट बैलेंस है। ओके सर। कैरी डाउन हमेशा अपोजिट साइड पे लिखा होता है ना बैलेंस करने के लिए। जी सर। एक डिस्पोजल है हमारे पास, डिस्पोजल की कॉस्ट कितनी बताई थी? 1.8 मिलियन। लो मेरे भाई, इसको क्लोज करो, फिर अगर डिफरेंस आएगा तो वो कैश के नाम से आएगा। जी सर डेप्रिसिएशन ही लेंगे इसमें? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का बैलेंस गिवन हो तो लेजर्स कॉस्ट पे बनाए जाते हैं। ओके ओके। चलें जी, बताएं जरा कुछ, मुझे कैश बैलेंस बता दे कोई, कितना आ रहा है? जी जनाब, किसी ने नहीं फाइंड किया अभी तक? 103.65 103.65। सर ये एक बार कैपिटल और कैपिटल विकल्प वाला बताइएगा, किस तरह आपने फाइंड किया, मुझे समझ नहीं आया। देखें, ये शाह जी आपका सामने क्वेश्चन आपके सामने है जी सर। असाइनमेंट। पहली यस दो सर। लाइनें पढ़ें। जब बिजनेस उसने स्टार्ट किया था तो कैश लेकर आया था 50 मिलियन, फिर उसके बाद बिल्डिंग वो लेकर आया है 25 मिलियन की। तो जो बिल्डिंग ऑनर लेकर आए उसकी एंट्री होती है बिल्डिंग डेबिट कैपिटल क्रेडिट। बिल्डिंग डेबिट कैपिटल क्रेडिट, तो मैंने बिल्डिंग को डेबिट कर दिया कैपिटल के नाम से। फिर वो 1.4 मिलियन का व्हीकल भी लेकर आया ऑनर, तो उसकी एंट्री भी क्या पास होगी? व्हीकल डेबिट कैपिटल क्रेडिट। तो मैंने व्हीकल मतलब एसेट को डेबिट कर दिया, कैपिटल को क्रेडिट कर दिया। इसके बाद आपको पता है जब अदर इंफॉर्मेशन पुट कर लेंगे उसके बाद कोई डिफरेंस आ रहा होगा तो वो कैश के नाम से आता है। गॉट इट? जी सर, थैंक्स, हो गया। ओके हो गया जनाब। तकवा का मैसेज आया कि सर 1.8 इंश्योरेंस क्लेम के भी है। तकवा बेटा अभी तो हम परचेज फाइंड कर रहे हैं, वो तो कैश रिसीव फ्रॉम डिस्पोजल होगा। तो परचेज ऑफ
प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट 103.65 आउटफ्लो। फिर आ जाओ कैश फ्रॉम डिस्पोजल या कैश फ्रॉम इंश्योरेंस। वर्किंग करना चाहते हो तो वर्किंग कर लो, वर्किंग नहीं करना चाहते तो डायरेक्ट भी लिख सकते हो। देखें, एसेट हमारा था 1.8 मिलियन का। यहां पर डिस्पोजल का एक छोटा सा हम लेजर बना लेते हैं। देखिए जनाब, एसेट की कॉस्ट थी 1.8 मिलियन, आई थिंक 1.8, उसकी डेप्रिसिएशन थी 0.25, उसके ऊपर लॉस था 0.35, लॉस भी ऊपर गिवन था, उसने कहा था नेट ऑफ लॉस। तो जो इसका डिफरेंस आएगा दैट इज कैश या इंश्योरेंस। कितना डिफरेंस आ गया? 1.8 में से माइनस कर दें ये चीजें सारी, 7.4। 7.4 का क्या हो गया आपको? 1.2। डन की बात जनाब, तो 1.2 मिलियन आ गया यहां। फाइनेंसिंग इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हमारी पूरी हो गई, क्योंकि इसके अलावा कोई और बात नहीं बताई हुई इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की। नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कितना आ गया मेरे भाई? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का नेट 102.45 आउटफ्लो। ओके होगी बात। उसके बाद आ जाते हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटी। इसमें एक ऐसी बात जो वेरी सी बात है, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग ना पढ़ने के नुकसानात वो हमें जगह जगह फील होंगे। फाइनेंसिंग एक्टिविटी, आपके पास जो एक बात याद रखें, जो आपको कैपिटल का लेजर गिवन होता है ना, उसका जो कैरिड ऑन गिवन होता है कैपिटल का, उसके अंदर ना प्रॉफिट प्लस किया होता है ना ड्राइंग्स माइनस की होती हैं, अनटिल एंड अनलेस वो खुद ना बता दे। दोबारा सुनिएगा, कैपिटल आपको जो बताया हुआ है, वर्किंग नंबर जो भी है, ये वर्किंग नंबर 4 था, ये वर्किंग नंबर 5 हो गया। अब मैं करने जा रहा हूं कैपिटल का लेजर, वर्किंग नंबर 5 सॉरी 6। अब याद रखें, हम जब कैपिटल लिखते होते हैं ना स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर, तो हम लिखते हैं कैपिटल एड नेट प्रॉफिट लेस ड्राइंग्स, याद है? तो ये हमारे पास बैलेंस आता है, दैट इज कैरिड ऑन। अगर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर गिवन हो तो ये बैलेंस गिवन होता है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर, और अगर ट्रायल बैलेंस में गिवन हो तो ये वाला बैलेंस गिवन होता है अनटिल एंड अनलेस कि वो खुद ना बता दे कि इसमें प्रॉफिट ऐड है या प्रॉफिट लेस है। दोबारा सुनिएगा कि जब भी क्वेश्चन के अंदर जो भी कैपिटल का बैलेंस होता है, अगर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर गिवन हो तो वो उसके अंदर प्रॉफिट ऐड हुआ होता है, ड्राइंग्स माइनस होती हैं, वो कैरिड ऑन हम डायरेक्ट लिख देते हैं और वो कैरिड ऑन होता है। लेकिन अगर ट्रायल बैलेंस में हो, देखो ना, ट्रायल बैलेंस में प्रॉफिट की इंफॉर्मेशन तो सेल, कॉस्ट ऑफ सेल के नाम से गिवन है।
उस ट्रायल बैलेंस के अंदर अगर वो ना बताए कि इसमें से प्रॉफिट प्लस है और ड्राइंग्स माइनस हैं, तो वो कैपिटल हमेशा ओपनिंग कैपिटल होता है। एक तरह का ओपनिंग कैपिटल से मुराद ये होता है कि उसके अंदर अभी चीजें एडजस्ट करनी है, हमने फिर कैरिड ऑन में जाकर लिखना है। तो अब जरा आ जाए, गौर फरमाइएगा, जब मैं कैरिड ऑन लिखने लगूंगा, यहां पर लिखा हुआ है पार्टनर्स कैपिटल। पार्टनरशिप और इंडिविजुअल एक ही चीज होती है। पार्टनर्स कैपिटल नेट ऑफ कैश विदड्रॉल, मतलब ड्राइंग्स उसमें से माइनस की हुई है। नेट ऑफ कैश विदड्रॉल का मतलब यह है कि इस 73.95 में से ड्राइंग्स माइनस की हुई है, लेकिन प्रॉफिट ऐड नहीं होगा, जो बताया होगा सिर्फ इतना ही। तो जब कैरिड ऑन में लिखने लगूंगा 73.95, इसमें मैं प्रॉफिट फॉर द ईयर जो हमने पैट फाइंड किया था, किधर है पैट फाइंड किया था, वो ऐड करेंगे 7.2 मिलियन, तब ये कैरिड ऑन बनेगा। इसके अंदर पैट ही शामिल होता है ना। बात समझ लगी कि जब भी मैं कैपिटल लिखूंगा इसके अंदर पैट की अमाउंट ऐड करके लिखूंगा। तो बताइए जरा 73.95 प्लस 7.2 मिलियन कितना आ जाता है? 73.95 प्लस 7. कितना आ रहा है? सर ये 7.2 कैसे आया? ये प्रॉफिट है हमारा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। मैंने अभी तो ये बात समझा रहा था कि जब ट्रायल बैलेंस में कैपिटल गिवन होता है ना, उसमें कैपिटल की अमाउंट प्रॉफिट की अमाउंट प्लस नहीं की होती। हालांकि जब हम कैरिड ऑन लिखते हैं उसके अंदर प्रॉफिट ऐड करते हैं और ड्राइंग्स माइनस करके लिखते हैं। उसने ये तो लिख दिया कि नेट ऑफ ड्राइंग्स है, इसका मतलब है जो बताएगा वो हमें पता चल गया, और जो नहीं बताया तो इसका मतलब अगर सिर्फ कैपिटल लिखता ना तो हम ड्राइंग्स भी माइनस करते। तो 81.15 ब्रॉड ऑन इसका है नहीं। अब एक कैपिटल कैश के नाम से आया हुआ है 50 मिलियन, अगर आप वो पहली दो लाइनें पढ़ें क्वेश्चन की। बिल्डिंग के नाम से 25 मिलियन, व्हीकल के नाम से 1.4 मिलियन क्लोज करेंगे, और यहां पर पैट भी आ जाएगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 7.2 मिलियन। अब अगर डिफरेंस आएगा तो वो ड्राइंग्स के नाम से आएगा। ये हमारी बैलेंस शीट फिगर आएगी ड्राइंग्स। डेबिट साइड पर आता है तो आपको पता है कैश होता है, और अगर क्रेडिट साइड पर आया तो ड्राइंग्स होता है। तो बताएं जनाब ड्राइंग्स कितनी है? 2.45। तो ये हमारा कैपिटल का लेजर बनेगा। ओके की बात। तो आप लोग आप ड्राइंग्स भी लिख लो। ये हो गया इंक्रीज इन कैपिटल 50 मिलियन और 2.45 ड्राइंग्स होगी। तो इंक्रीज इन कैपिटल, क्योंकि वो तो उसने क्वेश्चन के अंदर ही बता दिया था कि 50 मिलियन कैश लेकर आया, 50 ड्राइंग्स 2.45, और लोन के बारे में इंफॉर्मेशन बताई है 25। उसने कोई पेमेंट के बारे में नहीं बताई, तो ये भी इंक्रीज ही है, इंक्रीज इन लोन 25। नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। जी जनाब, फाइनेंसिंग एक्टिविटी का मुझे नेट कैश फ्लो बता दो।
72.55 और ये हमारे पास इनफ्लो आ गया। सर 77.25 आएगा। 77.25 ठीक है सर, ठीक है। 77 कैसे आएगा? देखो ना 75 तो टोटल बनता है, उसमें 2.45 माइनस करेंगे ड्राइंग्स। लो जनाब, आपके पास 11.9 आ गया, 102 आउटफ्लो आ गया और 72.5, तो ये हमारे पास नेट आउटफ्लो आ रहा है। नेट डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। Net decrease in cash and cash equivalent A plus B plus C 18। ओपनिंग तो है ही नहीं, एड ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट वो है ही नहीं, क्योंकि साल का स्टार्ट था। क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 18, ये हमारा आंसर आ गया। क्योंकि बात तो इसमें ना हमने दो बातें सीखी हैं, मतलब कि अगर क्वेश्चन के अंदर ट्रायल बैलेंस गिवन होगा तो किस तरह से करते हैं, और अगर साल के शुरू की स्टेटमेंट गिवन है तो इसको कैसे डील करना है। ठीक है मेरे भाई, ये आपका ओवरऑल सवाल हो गया। अगर किसी ने स्क्रीनशॉट लेना है तो ले ले, वरना आगे चलते हैं। अगला सवाल तो बिल्कुल वैसा ही था जैसे हमारा सवाल किया हुआ था, क्वेश्चन नंबर 5 आई थिंक। इस सवाल को देखें, क्वेश्चन को ना समझ के प्रैक्टिस करते रहनी है, चीजें ऑटोमेटिकली बेहतर से बेहतर समझ आना शुरू हो जाएंगी आपको। ठीक है, किसी भी चीज को छोड़ना नहीं है, बार बार चीजों को अपने तरीके से समझने की कोशिश करते रहनी है। कभी कम समझ लगेगी, कभी ज्यादा समझ लगेगी, तो इंशाल्लाह इसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप जरूर हो जाएगी। क्योंकि टुडे इज द लास्ट डे ऑफ द कैश फ्लो। फिर आप लोगों ने मुझसे अगर इंडिविजुअली कोई क्वेश्चन होगा तो पूछोगे, एज सच क्योंकि हमने पास पेपर ऑलमोस्ट कर ली है, इसका सोल्यूशन मैं जी मेरे भाई। सर जरा करंट पोर्शन ऑफ लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट बता दें जरा। करंट पोर्शन ऑफ लॉन्ग टर्म लोन? जी सर, उसका बता दें थोड़ा सा। नहीं, मैं बता देता हूँ। ये मैं सपोज दैट आपने एक लोन 5000 का है, ठीक है, और उसने कहा है कि आपने 5000 का लोन ना 5 इंस्टॉलमेंट में पे करना है। ठीक है, आप इसको 5 पे डिवाइड करोगे, मैं ओरिजिनल बता रहा हूँ 1000। अब हर साल आपने 1000 पे करना है, जो 1000 वेरी नेक्स्ट 12 मंथ में आएगा ना, अगले 12 महीनों में, वो पोर्शन आप लिखोगे करंट मैच्योरिटी ऑफ लोन के अंदर जाकर। बाकी 4000 लिखोगे नॉन करंट के अंदर, नॉन करंट लायबिलिटी के अंदर। ये आ जाएगा नॉन करंट लायबिलिटी के अंदर और ये आ जाएगा करंट लायबिलिटी के अंदर। बाकी जो इसकी कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर एप्लीकेशन है, उसमें कोई मसला नहीं है। जब भी आप ब्रॉड ऑन कैरिड ऑन लिखो ना, ब्रॉड ऑन का ब्रॉड ऑन में ऐड करके लिखा करो और कैरिड ऑन का कैरिड ऑन में ऐड करके लिखा करो, बाकी वही सारा है। सिर्फ इसका मतलब ये है कि जो टोटल लोन में से अगले 12 महीनों में इंस्टॉलमेंट पे करनी है, वो करंट लायबिलिटी बन जाती है हमारी, क्योंकि 12 महीनों का केस आ जाता है। और कैश फ्लो एप्लीकेशन के अंदर इसका कोई मसला नहीं है। आप ओपनिंग करंट मैच्योरिटी को ओपनिंग लोन के अंदर प्लस करके ब्रॉड ऑन लिख दें और क्लोजिंग को क्लोजिंग में फिर इसका डिफरेंस ले लें,
जो पेमेंट आएगी पेमेंट कर दो, और जो आपके पास कैश आएगा इंक्रीज इन लोन आ जाएगा। चलिए जनाब क्वेश्चन नंबर 11 पे आओ। क्वेश्चन नंबर 11, ये सवाल भी अच्छा सवाल है। डेप्रिसिएशन उसने बता दिया और उसने ये नेट चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल, चेंजेस से मुराद उसने खुद ही बता दिया कि आपका इंक्रीज हो रहा है या कैपिटल के अंदर डिक्रीज आ रहा है। बाकी वही बात, जिसको ओपनिंग क्लोजिंग गिवन होगा, अदर इंफॉर्मेशन गिवन होगी, उसका लेजर बना लेंगे, बाकी को एज इट इज लिख लेंगे। आइटम 2013 में इस सवाल 7 नंबर का आया था, और बहुत सारे स्टूडेंट, क्योंकि जब भी आई कैप क्वेश्चन देता है ना थोड़ा सा प्रैक्टिस से हट के, तो हम परेशान हो जाते हैं। हालांकि वो क्वेश्चन नॉर्मल क्वेश्चन से ज्यादा आसान होता है, बस थोड़ी सी उसमें अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी होती है क्वेश्चन की। देखिए वो कहता है समरी है AB एंटरप्राइज की 30 जून 2013 की, सेल, कॉस्ट ऑफ सेल, ग्रॉस प्रॉफिट, सेलिंग एंड अदर एक्सपेंसेस। तो आपके पास नेट इनकम बिफोर टैक्स आ गया, फिर उसने टैक्स भी दे दिया 90,000 का, और नेट इनकम दे दी। लो जी, प्रॉफिट बिफोर टैक्स उसने खुद दे दिया, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स हमारे पास आ जाएगा। ये 7 नंबर का सवाल है, 5 मिनट का सवाल है, मैं फॉर्मेट नहीं बना रहा, डायरेक्ट बता रहा हूं। प्रॉफिट बिफोर टैक्स, जी मेरे भाई, प्रॉफिट बिफोर टैक्स क्वेश्चन के अंदर गिवन है, कितनी अमाउंट गिवन है? 1212, ट्रिपल जीरो। एडजस्टमेंट, आप सवाल देखना जरा, हो सकता है कुछ लोग बहुत ज्यादा परेशान हुए हों। डेप्रिसिएशन उसने एंड पे बताई हुई है, आखिरी लाइन पे अगर आप देखो, डेप्रिसिएशन उसने बताई हुई है 68,000। ओके होगी बात। उसके अलावा ना गेन, ना लॉस, ना इंटरेस्ट, कुछ भी नहीं बताया, तो हम लिखेंगे प्रॉफिट बिफोर चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। प्रॉफिट बिफोर चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल कितना है जरा बताइएगा? 280,000। वर्किंग कैपिटल की चेंजेस उसने खुद ही बता दी। आओ जरा, कैश तो हम लेंगे नहीं। इन्वेंट्री 74,000 क्रेडिट, इन्वेंट्री बाय नेचर डेबिट बैलेंस होता है, और अगर क्रेडिट साइड में आ रही है तो इसका मतलब है डिक्रीज इन इन्वेंट्री है। अगर देखें चेंज, एसेट का चेंज डेबिट साइड पर आएगा तो इसका मतलब है वो बढ़ रही है, और अगर क्रेडिट साइड पर आ रहा है तो इसका मतलब है नेट चेंज उसने ऊपर लिखा हुआ है। सॉरी, इन्वेंट्री 105 है, नेट रिसीवेबल है, तो डिक्रीज इन नेट रिसीवेबल 74 ऐड कर देंगे, और इंक्रीज इन इन्वेंट्री 105 है तो माइनस कर देंगे। हमने देखने होती है नेचर ऑफ एलिमेंट। अगर वो डेबिट नेचर का है तो डेबिट साइड पर आ रहा होगा तो इंक्रीज है, क्रेडिट साइड पर आ रहा होगा तो कम हो रहा है। और अगर कोई लायबिलिटी है तो लायबिलिटी अगर क्रेडिट साइड पर होगी तो इसका मतलब है वो बढ़ रही है, और अगर डेबिट साइड पर होगी तो मतलब कम हो रही है। प्रीपेड एक्सपेंस 6,000 से क्रेडिट तो डिक्रीज हो गया, डिक्रीज इन प्रीपेड 6,000 से। उसके बाद एक्रूड एक्सपेंस डेबिट हो रहे हैं, इसका मतलब है कम हो रहे हैं, क्योंकि एक्रूड एक्सपेंस बाय डिफॉल्ट लायबिलिटी होती है, और लायबिलिटी अगर डेबिट साइड पर हो तो कम हो रही होती है, डिक्रीज इन लायबिलिटी
एक्रूड एक्सपेंस लिखें। ये वही सवाल है जिस उसमें इंक्रीज डिक्रीज बताया था, इसमें उसने डेबिट क्रेडिट करके बता दिया, बस फर्क ये है। और फिर है हमारे अकाउंट पेएबल कहीं नहीं है, ट्रेड पेएबल भी हैं 90,000 से। डिक्रीज इन ट्रेड पेएबल, लाओ मेरे भाई, हमारा वर्किंग कैपिटल चेंजेस कंप्लीट हो गया। प्रॉफिट आफ्टर चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल, प्रॉफिट आफ्टर चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल 150,000 का मैसेज मुझे मिल रहा है, चेक कर लेंगे बाद में कि ठीक है या नहीं। उसके बाद आता है इंटरेस्ट का जिक्र तो है नहीं, टैक्स पेड के बारे में मुझे कोई फाइंड करके बताए तो पता चले। टैक्स पेड वर्किंग नंबर 1, पहली वर्किंग द टैक्स पेड तो आईडी मेरे ख्याल से कितना है? वो आईडी। अब आ जाओ जरा टैक्स पेड पे आते हैं। टैक्स पेएबल का हम लेजर बना लेते हैं। जी जनाब, टैक्स पेएबल बताया हुआ है कि आपका 28,000 डेबिट है। डेबिट का मतलब है डिक्रीज इन कैपिटल, सॉरी डिक्रीज इन एक्सपेंस। और आपको पता है कि अगर डिक्रीज आएगा तो हम कैरी डाउन किस साइड पर लिखते होते हैं? कितनी अमाउंट है? 28 की। अगर इंक्रीज होता है तो कैरी डाउन वाली साइड पे लिखते हैं, डिक्रीज हो तो कैरी डाउन अपोजिट साइड पे चला जाता है। ये उस दिन भी हमने क्वेश्चन में पढ़ा था। और टैक्स फॉर द ईयर जो गिवन है वो आई थिंक 90,000 है, ऊपर जो गिवन है। क्लोज कर देंगे तो हमारे पास कैश आ जाएगा 118,000। बात समझ लगी ना? वही उसमें क्वेश्चन नंबर 5 में इंक्रीज डिक्रीज बताया था, इसमें उसने वही बात डेबिट क्रेडिट में लिख दी थी। और पेपर में भी जिस बंदा ये सवाल करके गया था 2013 वाला पास पेपर में, वो 2019 वाला सवाल भी कर पाया था। लो जनाब, हमारे पास ऑपरेटिंग एक्टिविटी पूरी हो गई। तो वो नीचे का भी होता? जी क्या कह रहे हो सर? अगर ब्रॉड डाउन दिया होता तो वो भी कैरी डाउन वाले साइड पे होता? ब्रॉड और अल्लाह के बंदे, अगर चेंज बताया हो ना तो फिर ब्रॉड और कैरी डाउन नहीं बताया होता। ठीक है, चेंज बता दे तो उसका डिफरेंस बता रहा होता है वो। अगर ब्रॉड और कैरी डाउन बताएगा तो फिर चेंज क्या बताएगा? फिर तो हम लिख देंगे उसका डिफरेंस खुद ब खुद एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, चले जी। पूरे सवाल के अंदर ना इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की कोई जिक्र है, आप चेक करके लो, ना फाइनेंसिंग एक्टिविटी का जिक्र है। ठीक है, और उसने खुद बता दिया कि कैश का ओपनिंग क्लोजिंग का जो डिफरेंस है वो 32 मिलियन है। इसका मतलब है हमारा जो नेट चेंज आया, नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, वो 32,000 आ गया। और उसने भी जो डिफरेंस बताया है ओपनिंग एडजस्ट करने के बाद, वो भी 32 मिलियन बताया हुआ है। तो क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। ठीक हो गया जनाब। तो ये क्वेश्चन 7 नंबर का था जस्ट। अच्छा, मैं इसका सोल्यूशन तो आपको सेंड कर दूंगा, लेकिन जो सोल्यूशन आई कैप ने किया हुआ है ना, वो क्योंकि जाहिर सी बात है वो आई कैप के सोल्यूशन मैंने आपको सेंड करूंगा, तो उसमें थोड़ी बहुत जो वर्किंग का तरीका कार होगा ना वो थोड़ा चेंज होगा।
हम टी अकाउंट बनाते हैं, आई कैप वो ही एक ही लाइन के अंदर प्लस माइनस कर देता है, तो इसलिए परेशानी होना, कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करना है, किसी चीज को रट्टा नहीं लगाना प्लीज, क्योंकि रट्टे की बड़ी शॉर्ट लाइफ होती है, कॉन्सेप्ट लॉन्ग लाइफ होता है। तो अब हमारा कैश फ्लो कंप्लीट हो गया, ये सवाल आपने करने हैं और आपका टेस्ट होगा इंशाल्लाह वेंसडे वाले दिन, और अच्छी तैयारी करके आना क्योंकि एक अच्छा सवाल आपको दिया जाएगा। वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है वो वर्किंग कैपिटल में कब आती है? जब उसकी अगर क्वेश्चन के अंदर क्लियर लिख दे कि वो मोर देन 3 मंथ वाली एडजस्टमेंट है, जो रेडिली कन्वर्टेबल टू कैश ना हो। ठीक है जनाब, ओके जी, अल्लाह हाफिज।